नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अपने विज्ञान की वीडियो में मिल रहे हैं और आप ये जो चित्र देख रहे हैं ये अपने पैरोडिक टेबल का एक चित्र है, आवर्त सारणी का एक चित्र बना हुआ है। ठीक है, आप ये जो चित्र देख रहे हैं, ये फोटो देख रहे हैं, ये हेनरी मोजले का है। इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बताया था। इससे पहले मेंडलीफ ने आवर्त सारणी के बारे में बताया था, परंतु उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जानकारी नहीं होने के कारण उनकी आवर्त सारणी में बहुत सी गलतियाँ थी। अच्छा, जो इस टाइम अपन आधुनिक आवर्त सारणी देख रहे हैं वो इस प्रकार से है, जिसमें इन्होंने एक सिद्धांत भी दिया था कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। जबकि इससे पहले के जो वैज्ञानिक थे मेंडलीफ, उन्होंने तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन बताए थे। आपको ध्यान रखना है 1913 में, कौन से सन में, 1913 सन में हेनरी मोजले ने आवर्त सारणी को पुनः व्यवस्थित किया था। ठीक है, देखो आगे बात करते हैं आवर्त सारणी के विषय में। इस आवर्त सारणी में जो 36 पंक्तियां होती हैं, 36 जो पंक्तियां होती हैं उन्हें आवर्त कहते हैं। 36 का मतलब किस प्रकार से, 36 का मतलब इस प्रकार से जो पंक्तियां हैं वो कहलाती हैं आवर्त कहलाती हैं। और जो इस प्रकार से जो ऊपर की और पंक्तियां होती हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं वर्ग। ठीक है, बात करते हैं आगे। वर्गों की संख्या कितनी है इसमें, 18 है। वर्गों की संख्या कितनी है, 18 है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ कितने कहलाते हैं, देखो ये 18 नहीं है क्या, एक, ठीक है, एक लाइन में कितने, 18 है। यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक चलेंगे, 1 से 19 से लेकर जैसे अगर अपन 36 तक की संख्या देखेंगे तो ये कितने, 18 है। ठीक है, और इसके बाद अगर अपन बात करते हैं, इसमें 1 से 7 तक आवर्तों की संख्या होती है। 1 से 7 ये क्या है, आवर्त हैं, ये सारे के सारे, है ना, ये क्या है, आवर्त हैं। और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। मैं जैसे जैसे आपको बताता जा रहा हूँ, आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। आप देखेंगे कि जो प्रथम आवर्त है उसमें 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और एक हीलियम। 2 तत्व हैं प्रथम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रथम जो आपको ये दिख रहा है इसमें 2 ही तत्व हैं, इसीलिए इसे अति लघु आवर्त कहते हैं। प्रथम आवर्त में 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, तो इनको अपन क्या कहते हैं, अति लघु आवर्त कहते हैं। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं अपन। जो अब दूसरी बात करते हैं, दूसरा और तीसरा, दूसरा तत्व है ये वाला और तीसरा तत्व है ये वाला। इसमें आप देखोगे 3 से लेकर 10 हैं, तो इसमें कितने तत्व हो जाते हैं, 8 तत्व इसमें हो जाते हैं। इन्हें लघु आवर्त कहते हैं। दूसरे और तीसरे को क्या कहते हैं अपन, लघु आवर्त कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो चतुर्थ और पंचम है, ये वाला चौथा नंबर का और ये 5वें नंबर का, इनमें 18 तत्व होते हैं, इसीलिए इन्हें दीर्घ आवर्त कहते हैं। छठे व सातवें में इसे एफ ब्लॉक भी कहते हैं, छठे और सातवें को। और जैसे चौथे पांचवें को डी ब्लॉक कहते हैं, वैसे ही छठे सातवें को एक तरह से आप ध्यान रखें, क्या बोलते हैं, इन्हें एफ कक्षक से यहाँ से प्रारंभ हो जाते हैं। इनमें 32 तत्व पाए जाते हैं। इन्हें अति दीर्घ आवर्त भी कहते हैं। पेपर में कई बार 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है छठे और सातवें को क्या बोलते हैं, अति दीर्घ बोलते हैं। इनमें 32 तत्व पाए जाते हैं। इनमें क्या है कि 18 तत्व, तो यहाँ से 55 से लेकर आपको 86 तक 18 तत्व दिख ही रहे हैं। परंतु देखो ये 57 जो नंबर का है, इसके बाद डायरेक्ट 72वां स्टार्ट हो गया है। 58 से लेकर 71 तक तत्व कहाँ है, देखो ये रहे, लेंथेनाइट सीरीज बोलते हैं इसको। 58 से लेकर और 71 तक यहाँ पर ये तत्व हमारे पास पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए 14, इनकी संख्या गिनेंगे 14, और ये ऊपर है 18। ठीक है ना, तो ये हो गए 32 तत्व। ठीक है, उसी प्रकार से नीचे हैं, यहाँ पर आप देखोगे 89 है, 89 के बाद 104 आ जाता है। तो 90 कहाँ है, 90 देखो ये रहा, और 103 ये रहा है। तो ये कौन से तत्व कहलाते हैं, एक्टिनाइड तत्व कहलाते हैं। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो तत्व होते हैं इन्हें अलग से लिखा गया है, लेकिन इनकी जो काउंटिंग होती है वो इन्हीं में ही होती है, इसीलिए इनमें 32 तत्व माने गए हैं। इसीलिए छठे और सातवें आवर्त को अपन क्या बोलते हैं, अति दीर्घ आवर्त बोलते हैं। 1 नंबर में कई बार पेपर में पूछा गया है, बोर्ड की क्लासों में, आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसी बात को आगे चलाते हुए कि वर्ग जो 3 हैं, वर्ग संख्या जो 3 है
उसमें आप देखेंगे 3 से 12 वर्ग संख्या जो 3 से 12 है उसे हम डी ब्लॉक कहेंगे। वर्ग संख्या 3 से 12 को अपन क्या कहेंगे? डी ब्लॉक। देखो ये आपको मैं बताता हूँ, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो ये सिचुएशन है ना, इन सबको अपन देखो अलग से ये पर्पल कलर से बना भी हुआ है, सॉरी ये यहाँ से यहाँ जाएगा, और ये जो तत्व बने हुए हैं इसे अपन क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक कहते हैं। समझ गए आप बात को? यहाँ से और ये जो यहाँ तक बने हुए हैं इसे अपन क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक कहेंगे। ठीक है, 3 से 12 के तत्वों को डी ब्लॉक कहेंगे, तत्व कहेंगे। इनके नीचे, ठीक है ना, इनके नीचे दोनों 36 पंक्तियों में एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं। एफ 36 पंक्तियों में पहली पंक्ति कहलाती है, पंक्ति के तत्व लेंथेनम तत्व आते हैं। लेंथेनम देखो ये जो आपको दिख रहा है 57वें नंबर पर, इसके जो ये नीचे तत्व आते हैं इनसे बोलते हैं लेंथेनम। सारे के सारे ये जो 58 से लेकर जो 71 तक आ रहे हैं इन्हें क्या बोलेंगे? लेंथेनम तत्व बोलेंगे। और इसके बाद दूसरी पंक्ति में 5F श्रेणी में जो आते हैं उन्हें वो बोलेंगे एक्टिनियम बोलेंगे। जो कि क्यों आते हैं? क्योंकि 89 जो होता है ना वो एक्टिनियम है। इसके बाद वाले सारे तत्वों को क्या बोलेंगे? एक्टिनियम बोलते हैं। एस ब्लॉक के तत्वों को क्षारीय एवं क्षारीय मृदा धातु, पी ब्लॉक के तत्वों को निरूपक तत्व या मुख्य तत्व, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। यानी ये जो 3 से 12 के जो तत्व आपको नजर आ रहे हैं ना, ये संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं आगे कि एफ ब्लॉक के तत्वों को अंत संक्रमण तत्व कहते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व कौन से तत्व होते हैं? ये वाले हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं? अंत संक्रमण तत्व कहते हैं। आपको ये बातें याद रखनी होगी। ठीक है, आगे अपन और बात करते हैं कि आवर्त सारणी जो है, आवर्त सारणी जो है हमारी, उसमें ये इस तरफ, यानी अगर आपका जो उल्टा हाथ है उस तरफ, तो सारी की सारी क्या पाई जाती हैं? धातुएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? सारी की सारी धातु पाई जाती हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या पाई जाती है? अपने इस तरफ की अक्रिय या तो गैसें पाई जाएंगी या क्या बोलेंगे इनको? अधातु बोलेंगे। ठीक है, इस तरफ तो यानी हमारे जो उल्टा हाथ है उस दर की तरफ सारे के सारे क्या है? धातु हैं, और इस तरफ क्या है? अधातु है। यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे, और मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, ये सारे के सारे क्या है? धातु है। और जैसे जैसे हम इधर की ओर चलेंगे, बाईं से दाईं ओर चलेंगे, धात्विकता खत्म होती जाती है और अधात्विकता स्टार्ट होती जाती है। ठीक है ना। आवर्त सारणी में हम अगर ऊपर से नीचे चलते हैं, आवर्त सारणी में देखो मैं फिर से आपको बताता हूँ कि यदि आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे या आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणों में परिवर्तन आता है। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणों में क्या आता है? परिवर्तन आता है। ठीक है, और गुण या तो बढ़ने लगते हैं या घटने लगते हैं, और निश्चित क्रम में ये बढ़ते घटते नजर आएंगे। तत्वों के गुणों में यह नियमित परिवर्तन उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ। जैसे कि अगर ऑक्सीजन का नंबर 8 है तो उसके पहली कक्षा में 2 होंगे इलेक्ट्रॉन, और दूसरी कक्षा में बचे कुचे कितने होंगे? 6 होंगे। उसी हिसाब से जैसे कि सोडियम का नंबर 11 है तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, और तीसरी में कितने बचते हैं? 2, 8, 10, कितना बचा? 1 बचा, क्योंकि सोडियम का नंबर है 11, तो 1 इलेक्ट्रॉन उसका बचता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करती हैं सारे के सारे गुण। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्रमिक परिवर्तन होता है, इसी के साथ तत्वों के गुणों में भी क्रमिक परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। ठीक है, इस गुण को आवर्तिता कहते हैं, और इसी के हिसाब से परमाणु की त्रिज्या, गलनांक, क्वथनांक आदि में भी प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, एक काम की बात और जानकारी लेते हैं। परमाणु त्रिज्या किस प्रकार से निर्भर करती है? परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक से मध्य दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। जैसे कि अगर मैंने एक ये संरचना बनाई है और बीचों बीच ये नाभिक है, मैंने ये परमाणु का संरचना बना रहा हूँ, आप ध्यान से समझेंगे तो ये जो नाभिक है ना, इससे इसकी दूरी को क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अच्छा, नाभिक जो होता है वो आपको पता है प्लस आवेश रखता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि बाह्य कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं वो माइनस आवेश रखते हैं। तो जितनी ज़्यादा अगर इसकी त्रिज्या बड़ी होगी उतना ही नाभिक के आवेश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
या फिर जितनी अधिक कक्षाएं होंगी उतना ही आकार बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि नाभि की आवेश कम हो जाएगा, वो बाहर के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगा। ठीक है, आपको समझना होगा कि यह एक बहुत ही छोटी इकाई होती है परमाणु त्रिज्या। आप सोचो, परमाणु ही जब आंख से दिखाई नहीं देता है, आंखों से, नेत्रों से नहीं दिखाई देता है, वैज्ञानिकों का कहना है कि 10⁻⁻10 मीटर इसका आकार होता है। तो -10 मीटर का मतलब क्या होता है? बहुत ही सूक्ष्म होते हैं परमाणु। ठीक है ना। अच्छा, अब जब परमाणु की त्रिज्या ही बहुत छोटी है, तो अब आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है। आवर्त सारणी में अगर बाएं से दाएं चलेंगे तो परमाणु क्रमांक क्या होगा? क्रमशः बढ़ेगा। ठीक है ना, और बढ़ता है। अतः नाभिक जो होते हैं इनमें प्रोटॉनों की संख्या भी क्या होती है? बढ़ती जाती है। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? और परमाणु की संख्या बढ़ने से बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अधिक नाभिकीय आकर्षण बल से बंधेंगे। यानी मैंने अभी आपको ये तो बताया जैसे कि ये एक परमाणु का गोला है, और अगर इधर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है यानी धनावेश की मात्रा बढ़ रही है, तो वो इलेक्ट्रॉनों को जो कि माइनस आवेश रखते हैं उनको उतने ही अधिक वेग से नहीं खींचेंगे क्या अपने पास, उनका आकर्षण बल बढ़ जाएगा, क्योंकि प्लस आवेश माइनस को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखो आगे और जानकारी लेते हैं अपन कि आप ध्यान दें बात पर। इसीलिए परमाणु की त्रिज्या का मान घटता है। अगर अपन सीधे सीधे शब्दों में बोलने की मैं कहना चाहूँ तो बात ये होती है कि अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु की त्रिज्या क्या होगी? घटेगी। परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा आकर्षण बल महसूस किया जाता है, उसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। और जो मैंने अभी बोला था, यानी जो बीच का जो प्रोटॉन होता है वो जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और प्रोटॉन का मतलब नाभिक होता है, और जो नाभिक इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तो उसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। और प्रभावी नाभिकीय आवेश हमेशा वास्तविक नाभिक आवेश से कम होता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश से कम होता है। ठीक है, क्योंकि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के परस्पर प्रतिकर्षण बल से नाभिकीय आकर्षण बल जो होता है वो संतुलित हो जाता है। एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है, साथ ही कोशों की संख्या भी बढ़ती है, इसीलिए त्रिज्या का मान बढ़ता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ऊपर से नीचे अगर जाएंगे तो त्रिज्या का मान बढ़ेगा। ठीक है, बाएं से दाएं जाएंगे तो त्रिज्या का मान कैसा होगा? कम होगा। ठीक है, त्रिज्या का मान प्रभावी की नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, नाभिकीय आवेश के बढ़ने से त्रिज्या का मान क्या होगा? कम होगा। और ऊपर से नीचे जाने पर त्रिज्या का मान कैसा होगा? बढ़ेगा। ठीक है, और अगर आयनिक त्रिज्या की बात करते हैं तो आयनिक त्रिज्या जो होती है, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या त्यागता है और आयन का निर्माण करता है तो उन आयनों को ही आयनिक त्रिज्या कहा जाता है। यानी अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो उसकी त्रिज्या कम होगी, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो उसकी त्रिज्या अधिक होगी। देखो मैं आपको सिंपल सी बातें बता देता हूँ। इधर के जो तत्व होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं, इधर के जो तत्व होते हैं इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, इधर के जो तत्व होते हैं वो क्षारीय होते हैं, इधर के तत्व जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं, इधर के जो तत्व होते हैं वो धात्विक होते हैं, इधर के जो तत्व होते हैं अधात्विक तत्व होते हैं। यानी अगर इधर से इधर चलेंगे तो धात्विकता कम हो जाएगी, माइनस आवेश बढ़ेगा बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या घटेगी, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है बाएं से दाएं जाने पर। और आपको एक बात और बता देते हैं, देखो ये जो आपको नज़र आ रही है ये वाली संरचना, देखो इसको ध्यान से देखिए, एक सीढ़ी नुमा संरचना आपको नज़र आ रही है। ये जो सीढ़ी नुमा संरचना आपको नज़र आ रही है ये अर्ध धातु तत्व कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? अर्ध धात्विक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, ये ना तो पूरी तरह से धातु हैं, सीढ़ी नुमा जो तत्व कहलाते हैं ये अर्ध धात्विक तत्व कहलाते हैं। आपको ये चीज़ को याद रखना है। अर्ध धातु कहते हैं क्योंकि धातु और अधातु के बीच में पाए जाते हैं सीढ़ी नुमा संरचना में। इनको आपको याद रखना है, ये सारे के सारे आपको याद रखना है इस प्रकार से। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा अगर आपको आवर्त सारणी में कुछ भी दिक्कत लगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, फिर भी कोई समस्या लगे तो आप मुझे ज़रूर इसके बारे में अब कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे अपनी बातें।
ठीक है। और इसी प्रकार आप वीडियो को देखते रहें, चैनल से जुड़े रहें। आप बार बार वीडियो को देखोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। बुक को लेकर साथ में बैठेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मैंने जो आपको बातें बताई हैं उनको सुने, याद रखें। और फिर भी मैं जैसा पहले भी कह चुका हूँ, अपनी समस्याओं को ज़रूर बताएं। धन्यवाद।